दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस पैटर्न है ये। कई लोगों को जब मैंने स्टार्ट करा था टेक्निकल एनालिसिस तो हमें जो सबसे पहले से सिखाया गया था पैटर्न वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही था। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में कई लोगों को नॉलेज भी है, कई लोग इस तरीके से काम भी करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हेड भी है, हमारी बॉडी में शोल्डर भी है। तो हम जब भी देखते हैं अपनी बॉडी को कैलकुलेट करते हैं, बॉडी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों शोल्डर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, हमारे दोनों शोल्डर जो हैं वो दोनों इक्वल हैं और हमारा हेड है। तो हमारे शोल्डर और हमारे हेड में ज़्यादा फासला नहीं होता है, तभी इस पैटर्न का नाम जो दिया गया है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि एक स्टॉक है, एक अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ, वापस से स्टॉक नीचे की तरफ आया और वापस से नीचे आने की तरफ वापस से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और वापस से वो क्या हुआ, उसने एक बॉटम बनाया। इस तरीके से ये इसने एक पैटर्न बनाया जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये दोस्तों हमारा ये लेफ्ट शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये क्या हो गया, हमारा राइट शोल्डर हो गया। यानी कि एक शोल्डर हो गया, दो शोल्डर है और इसका एक हेड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों नेक लाइन। ये है नेक लाइन। ठीक है, हम देखते हैं चार्ट पे एक शोल्डर बना, लेफ्ट शोल्डर बना, एक हेड बना और फिर इसके बाद क्या हुआ, राइट शोल्डर बना। हम कभी भी जब भी ट्रेड बनाते हैं हम ये देखते हैं कि एक बेरिश कैंडल जो कि पेनिट्रेट कर रही है उसे, और अगली कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम नॉर्मली अपनी पोजीशन क्या बनाते हैं दोस्तों, सेलिंग में बनाते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, जो बुक के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस दिया, वो लेफ्ट यानी कि राइट शोल्डर का हाई का स्टॉप लॉस बताया गया है। मगर दोस्तों आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। आप कभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न पे काम करें तो देखिएगा कि जब भी पेनिट्रेट कर रही है यानी कि नेकलाइन ब्रेक हो रही है, तो जो भी कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही है तो जो पेनिट्रेट कैंडल है उसी के हाई का आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाओगे ये बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है और स्टॉप लॉस कटेगा तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इस पे अगर आप सेल बनाते हैं और प्रीवियस कैंडल के हाई का ही अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा और इसमें टारगेट जो लिया जाता है वो हेड का जो हाई है, यहाँ पे जो इसका हाई है मान लो 200 का, और नेक लाइन का जो सपोर्ट है वो है 150 का। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 50 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट होगा वो 100 होगा, क्योंकि 150 माइनस 50 करेंगे तो 100 का आपका टारगेट आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हेड एंड शोल्डर पे काम किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, हेड एंड शोल्डर बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये अप ट्रेंड में बनता है दोस्तों, अप ट्रेंड में बनता है। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट कैसे करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर हेड बनाता है और फिर राइट शोल्डर बनाता है। यानी कि मार्केट क्या करेगा, एक लेवल पे एक तरीके से बड़ा कंसोलिडेट करता है। और एक नेक लाइन है, और नेक लाइन का जब सपोर्ट ब्रेक होता है, बेसिकली ये नेक लाइन क्या है, एक तरीके से सपोर्ट ही है, सपोर्ट को नेक लाइन बोला गया है। और ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप अपनी पोजीशन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बता दिया कि स्टॉप लॉस क्या होता है और टारगेट किस तरीके से लेना है हेड और सपोर्ट के बीच का। जैसे कि मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे हेड बना और ये देखो दोस्तों राइट शोल्डर बना। अब एक चीज और देखनी पड़ेगी, ये दोनों शोल्डर की हाइट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अगर हम अपनी बॉडी में शोल्डर देखेंगे तो दोनों की शोल्डर की हाइट क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल होने चाहिए और शोल्डर और हेड में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। देखिए ज्यादा फासला नहीं है इसमें। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ यानी कि नेकलाइन ब्रेक हुई, आप पेनिट्रेट कैंडल के नीचे अपनी पोजीशन सेल में बना सकते थे और उसके बाद देखो स्टॉक कितनी तेजी से दोस्तों नीचे की तरफ गया। तो हेड एंड शोल्डर पे आपको किस तरीके से काम करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे को दिखा था अभी, तो मैंने इसमें आपको बता दिया है। मगर हेड एंड शोल्डर अगर हम मार्केट में ज़्यादातर ढूंढेंगे तो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हेड एंड शोल्डर से पैटर्न से ज़्यादा आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, कैंडलस्टिक, ट्रेंड लाइंस वगैरह इतनी ज़्यादा इजीली देखने को मिल जाती है, या राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम। हेड एंड शोल्डर थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट हेड एंड शोल्डर किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर हेड एंड शोल्डर में आपको कोई भी डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको दूसरा हेड एंड शोल्डर कराता हूं जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड में काम करता है। ये देखिए जैसे स्टॉक है, डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या करा, इसने एक शोल्डर बनाया, फिर इसने एक हेड बनाया और हेड के बाद क्या करा, इसने एक और शोल्डर बना दिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसकी नेक लाइन है, ये नेक लाइन है इसकी। नेक लाइन, इसको इस नेक लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं एक तरीके से। ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है,
ठीक है, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये भी शोल्डर है, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा बुलिश कैंडल के साथ और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करेगी, जो कि पेनिट्रेट कैंडल से अगली कैंडल हाई ब्रेक करती है, जो कि मैंने आपको बताया पेनिट्रेट कैंडल क्या होती है। और प्रीवियस कैंडल का आप क्या कर सकते हो, लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है चार्ट में कम देखने को मिलते हैं, बट इसका जो थ्योरी पार्ट है मैंने आपको करा दिया है। इसमें जो टारगेट लेके चलेंगे वो क्या करेंगे, हेड का जो बॉटम है और जो रेजिस्टेंस लाइन है इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उतने डिफरेंस का ऊपर आप टारगेट लेके चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे रेजिस्टेंस है 100 रुपीज़ का और इसका जो बॉटम है वो है 50 का, तो दोनों में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 100 प्लस 50 करेंगे तो यहाँ पे जो टारगेट आएगा वो 150 का आपको देखने को मिल सकता है। फिर से दोस्तों एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, अगर मान लो यहाँ पे प्राइस ऊपर निकलता है और यहाँ पे फिर से कोई इवनिंग स्टार अगर आपको शूटिंग स्टार या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देनी है दोस्तों, आपको कैंडलस्टिक को देनी है, उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे यही की गुजारिश है, आप इनको अच्छी तरीके से समझिए, इसकी बैक टेस्टिंग करिए, मगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको कहीं पे देखने को मिलता है तो पहले इंपॉर्टेंस आप कैंडलस्टिक को ही दीजिएगा, और कैंडलस्टिक को दीजिएगा क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर एक्चुअल में साइकोलॉजी होती है और वो मार्केट में अच्छी तरीके से काम करता है। तो कहने का मतलब मेरा है कि अगर मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, डबल टॉप डबल बॉटम पे काम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी चार्ट पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक को भी समझना पड़ेगा क्योंकि कैंडलस्टिक के अंदर एक्चुअल में साइकोलॉजी है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको हेड एंड शोल्डर कराए हैं जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है कप विद हैंडल पैटर्न, और कप विद हैंडल पैटर्न मैं दोस्तों अब आपको करा देता हूं। नेक्स्ट पैटर्न मैं आपको कराता हूं दोस्तों जिसका नाम है कप विद हैंडल पैटर्न। कप विद हैंडल पैटर्न क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कप विद हैंडल पैटर्न बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, अप ट्रेंड को और अप करता है। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे देखेंगे राउंडिंग शेप बनी। राउंडिंग बॉटम जब मैंने आपको कराया था तो राउंडिंग बॉटम बेसिकली बॉटम पे बनता है और ये जो राउंडिंग शेप है ये एक अप ट्रेंड में देखने को मिली है। अप ट्रेंड पे जैसे ही राउंडिंग बॉटम देखने को मिला, इसके बाद क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, किस पे, रेजिस्टेंस लेवल पे क्या करेगा दोस्तों, कंसोलिडेट करेगा। और इस कंसोलिडेशन के टाइम यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की शेप भी ले सकता है दोस्तों, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की यहाँ पे शेप ले सकता है, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल की भी ले सकता है, या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल की भी ये शेप यहाँ पे ले सकता है। यानी कि अप ट्रेंड में एक राउंडिंग शेप देखने को मिली, राउंडिंग शेप में आपको दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला, जो कि कंसोलिडेशन फेज कहाँ पे देखने को मिला, एक रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। और ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंस होता है वो हाइट का होता है, जैसे कि ये 200 का हाई है, 200 का लो है और ये 250 का हाई है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 50 पॉइंट्स का। तो ये 50 पॉइंट्स ऊपर बढ़ सकता है और इसमें जो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों वो 300 का देखने को मिल सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली। अभी तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक तरीका बताया कप विद हैंडल का, कप विद हैंडल किस तरीके से काम करता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कंटिन्यूएशन के बाद एक राउंडिंग शेप बनती है, राउंडिंग शेप बेसिकली एक रेजिस्टेंस का पार्ट है, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेस होता है जो सिमेट्रिकल असेंडिंग डिसेंडिंग किसी की भी शेप ले सकता है। वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस नीचे आएगा, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा वापस नीचे आएगा, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाएगा। उसके बाद आप अपनी पोजीशन बाय कर सकते हैं और इसमें जो स्टॉप लॉस रहता है वो बॉटम का रहता है, इस लेवल का रहता है, यानी कि इस ट्रायंगल के बॉटम का इसमें स्टॉप लॉस रहता है और हाइट का टारगेट ऊपर ले सकते हैं। मगर दोस्तों इसकी कुछ रियलिटीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कप विद हैंडल पैटर्न है मार्केट में ये अभी के नहीं है, बहुत पुराने हैं और ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस सपोर्ट का पार्ट है। और मार्केट में आप दोस्तों जानते ही हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कई बार फेल होते हैं, 70% 80% तक ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है। पैटर्न की अगर आप आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बहुत कम आइडेंटिफाई होता है, कम ही आपको देखने को मिलेगा ये पैटर्न। जैसे इसके अलावा अगर आप और पैटर्न देखते हैं तो वो पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, बट ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम कभी भी कुछ भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हमें लगता है कप विद हैंडल पैटर्न है और अपनी पोजीशन बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों अब तो ये एक बेसिक तरीका है जो मैंने आपको इसका बता दिया, जो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। बट इसकी एक रियलिटी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी 2-4 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ था आज से 4 साल पहले
कि DHFL के स्टॉक में हम क्या कर रहे थे, बाइंग बनानी थी हमें, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल गया। अब कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेट करा रेजिस्टेंस के आसपास। हमने क्या करा, जैसे ही ब्रेकआउट आया इसमें, ब्रेकआउट के बाद हमने क्या करा, अपनी पोजीशन बाय में बना ली। हमें लगा कि भाई कप एंड हैंडल पैटर्न है और बहुत अच्छा पैटर्न है, यहाँ पे हमें बाइंग पोजीशन बना लेनी चाहिए। कंटिन्यूशन है, अच्छी प्रॉपर राउंडिंग शेप थी, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट पैटर्न था। जैसे ही हमने बाइंग में पोजीशन बनाई, यहाँ पे क्या हुआ, एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिल गई। और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल क्या थी, बेरिश कैंडल थी। और बेरिश का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन रिवर्स कर ली और ये स्टॉप लॉस लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरा और इसने जहाँ से स्टॉक चला था ये वहीं पे ही आ गया। अगर हम कभी हैंडल पैटर्न के चक्कर में अपनी पोजीशन बाय बना के चलते और हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमें ज़्यादातर नुकसान देखने को मिल जाता। मगर दोस्तों जब हमने इस चार्ट को और छोटा करा, यानी कि हमने इस चार्ट को जब अच्छी तरीके से समझा, हमने इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझा और इसको थोड़ा सा श्रिंक करा, तो पता चला ये कुछ और ही पैटर्न था। क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं ना इसकी रियलिटी आपको बता रहा हूँ। हुआ क्या था हमारे साथ, जब हमने चार्ट को श्रिंक करा तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे ये राउंडिंग शेप तो बनी थी, बट हमने जब चार्ट को छोटा करा तो पता चला ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये फर्स्ट टॉप था, ये फर्स्ट टॉप था और ये क्या था, सिर्फ सेकंड टॉप था। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और इसके बाद जैसे ही नीचे आया था तो हमें एक्चुअल में अपनी पोजीशन अगर हम यहाँ शॉर्ट बनाते तो हमें यहाँ पे अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाता। मगर हमने क्या करा, हमने सोचा कि ये राउंडिंग, ये कपित हैंडल पैटर्न है और कपित हैंडल के चक्कर में हमें यहाँ पे जो भी छोटा बहुत था नुकसान देखने को मिला था। बट यहाँ पे कभी भी अगर आपको कपित हैंडल पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है और कंटिन्यूशन पैटर्न में अगर कभी भी आपको कपित हैंडल पे आप ट्रेड बनाते भी हैं और अगर ये रिवर्स होके नीचे आता है तो आप अपनी पोजीशन दोबारा से सेल कर दीजिएगा और स्टॉप लॉस ये लगा लीजिएगा, क्योंकि ये कपित हैंडल पैटर्न ही है, ये डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब ये अप ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जैसे ये रिवर्स होता है, नीचे की तरफ आता है, जैसे मैंने आपको डबल टॉप में बताया था, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना के अपना मुनाफा आप कमा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइकोलॉजी है। कपित हैंडल के अंदर कोई साइकोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ एक रेजिस्टेंस का पार्ट है और वो ज़्यादातर केसेस में फेल भी होता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कपित हैंडल पैटर्न के बारे में बता दिया कि कपित हैंडल पैटर्न क्या होता है, थ्योरेटिकली ये किस तरीके से काम करता है। मैं इसकी बैक टेस्टिंग आपको चार्ट में जानबूझ के इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता कि जो काम कर रही है, जो बिल्कुल जो मतलब थ्योरेटिकल मैं कराना नहीं चाहता, मैं प्रैक्टिकल कराना चाहता हूँ आपको। तो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो इसमें कोई ज़्यादा खास रिजल्ट है नहीं और आइडेंटिफाई भी नहीं होता ये। तो मेरे हिसाब से आप इस पैटर्न पे ज़्यादा काम ना करिए। एक चीज़ और, अगर कपित हैंडल पैटर्न देखने को मिल भी जाता है और ऊपर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए, जैसे इवनिंग स्टार या फिर शूटिंग स्टार या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए, तो अपनी पोजीशन रिवर्स बना के आप अपनी पोजीशन सेल में बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कपित हैंडल पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिए। कोर्स का पार्ट है तो मैंने आपको करा दिया। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा करने वाली चीज़ है वो कैंडलस्टिक है, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रेंड लाइंस, ब्लॉफ पैटर्न्स हैं उसके, ट्रायंगल्स आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम करिए, बट कपित हैंडल का रिजल्ट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने कवर करा दिया है। अब मैं दोस्तों आपको इंडिकेटर कराऊंगा और एक्चुअल में बताऊंगा इंडिकेटर होते क्या हैं, इंडिकेटर किस तरीके से काम करते हैं। बट इंडिकेटर से पहले आपको डबल टॉप और डबल बॉटम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर एक्चुअल में काम करेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ। तो चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के साथ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इसके शब्द का मतलब क्या है। इसके शब्द का मतलब है इंडिकेट करना, यानी कि हमें इशारा देना। बट कई लोग इंडिकेटर को इस तरीके से यूज करते हैं कि इंडिकेटर की हेल्प से हमें बाय या सेल के सिग्नल मिल जाए। जी बिल्कुल, इंडिकेटर की हेल्प से आपको बाय और सेल के सिग्नल तो मिल जाते हैं, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर के जो बाय और सेल के सिग्नल हैं क्या वो एक्यूरेट होते हैं या नहीं होते हैं, यह मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। इंडिकेटर एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो इंडिकेटर का मतलब इंडिकेट करना होता है, जैसे कि हमें इशारा देना होता है, बट कंफर्मेशन नहीं देना होता है। तो मैं आपको इंडिकेटर का एक बेसिक तरीके से स्टार्ट करूंगा और वहां से आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर के साथ। और हमारा दोस्तों पहला जो इंडिकेटर होगा वो है मूविंग एवरेज। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, लोग मूविंग एवरेज को किस तरीके से काम करके अपना बेनिफिट कमाते हैं, मतलब ट्रेड में अपना प्रॉफिट लेते हैं। बट मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि मूविंग एवरेज
क्या वाकई में काम करती है या नहीं करती है, और अगर काम करती भी होगी तो किस तरीके से करेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मूविंग एवरेज के साथ। यहां पे हम देखते हैं, ये हम मूविंग एवरेज से स्टार्ट करेंगे। मूविंग एवरेज पहले हम समझेंगे मूविंग एवरेज क्या होती है। मूविंग एवरेज का मतलब होता है मूव करती हुई एक एवरेज, जो आपके प्राइस के साथ साथ चलती रहती है, चार्ट के आसपास चलती रहती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मूविंग एवरेज आप प्लॉट तो कर देते हैं, बट आपको यह नहीं पता होता कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं मूविंग एवरेज होती क्या है। मूविंग एवरेज एक मूव करती हुई एवरेज होती है जो आपके प्राइस के साथ साथ काम करती है, बट इसके पैरामीटर्स अलग होते हैं। जैसे कि इंट्राडे में कई लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में अगर आप काम करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 10 डेज की मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हैं, आप 20 डेज की मूविंग एवरेज पे काम कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, मैं बताना चाहूंगा, जो पोजिशनली काम करना चाहते हैं वो कई बार 200 डेज की मूविंग एवरेज पे भी काम करते हैं। अब 10 डेज मूविंग एवरेज क्या होती है, 20 डेज मूविंग एवरेज क्या होती है, पोजिशनल मूविंग एवरेज क्या होती है, इसके बारे में हम दोस्तों यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट होती है। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके की होती है जो प्राइस के साथ साथ चलती है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे प्राइस के साथ साथ चलती है। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। दो तरीके की मूविंग एवरेज होती है, एक सिंपल मूविंग एवरेज होती है और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। SMA बोलते हैं और ये में बोलते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज बेसिकली स्लो होती है और ये में बेसिकली क्या होती है, फास्ट मूविंग एवरेज होती है। बट इसको हम दोस्तों बाद में समझेंगे, जब मैं आपको MACD समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि SMA और EMA किस तरीके से काम करती है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा कि मूविंग एवरेज किस तरीके से प्लॉट होती है और किस तरीके से काम करती है। अब हम एग्जांपल के तौर पे हम 10 डेज की मूविंग एवरेज लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या करा, 10 डेज की मूविंग एवरेज ले ली। अब 10 डेज की मूविंग एवरेज क्या होती है, आज से पिछले 10 दिन में, यानी कि लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज में, जहां जिस दिन में ट्रेडिंग हुई है उस दिनों की वो क्या करता है, एवरेज ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज 18 तारीख है, आज से 10 दिन पहले 8 तारीख थी। आप मान के चलिए कि 10 दिन की हमने मूविंग एवरेज ली, जो ट्रेडिंग डेज की मूविंग एवरेज है, तो वो क्या करता है, पिछले 10 दिन की क्लोजिंग की एवरेज लेता है। दोस्तों दोबारा बताना चाहूंगा, 10 डेज की मूविंग एवरेज का मतलब होता है क्लोजिंग की एवरेज, यानी कि जितने दिन में जो क्लोजिंग हुई है। एग्जांपल के तौर पे क्लोजिंग कब होती है, 330 पे होती है। आज 330 पे जो क्लोजिंग हुई, कल जो 330 पे क्लोजिंग हुई, उससे पहले जो 330 पे क्लोजिंग हुई, सबकी एवरेज, सबकी क्लोजिंग को लेके वो एवरेज कर देता है, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। आप 10 दिन की लेंगे तो 10 दिन की दिखाएगा, आप 20 दिन की लेंगे तो 20 दिन की दिखाएगा, आप 200 दिन की लेंगे तो वो क्या करेगा, 200 दिन की मूविंग एवरेज, जो क्लोजिंग की एवरेज निकाल के आपके सामने रख देगा। उसे बोलते हैं मूविंग एवरेज। जैसे कि दोस्तों आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, हमने क्या करा, यहां पे हमने एक स्टॉक लिया। यहां पे हम रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं। यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमने एक स्टॉक ले लिया। यहां पे मैं बाकी की इंडिकेटर हटा देता हूं। यहां पे हमने क्या करा, स्टॉक लिया। अब जैसे कि मैं MT4 सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, तो यहां पे मैं इंसर्ट पे जाता हूं। इंसर्ट पे आता है इंडिकेटर, इंसर्ट पे इंडिकेटर पे गया, वहां पे जाके मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूं। अब यहां पे ना पैरामीटर्स हैं, ये देखिए पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स में मैं क्या करता हूं, 10 दिन की मूविंग एवरेज डाल देता हूं। ये है सिंपल मूविंग एवरेज, जो स्लो मूविंग एवरेज होती है। बट इसके बारे में मैं एक्चुअल में जब नेक्स्ट इंडिकेटर कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करती है। यहां पे बेसिकली मैं आपको सिर्फ मूविंग एवरेज बता रहा हूं। अब मैं चाहूं तो पैरामीटर चेंज करके 20 डेज कर सकता हूं। तो मैं यहां पे जब ओके करूंगा तो ये 20 डेज की भी मूविंग एवरेज आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं चाहूं यहां पे इंसर्ट पे जाके मैं मूविंग एवरेज पे 30 डेज कर देता हूं, तो वो क्या करेगा, 30 डेज की मूविंग एवरेज दिखाएगा, यानी कि 3 मूविंग एवरेज मेरे सामने रख देगा। अब मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो इसको डिलीट भी करूंगा, तो मैं यहां से डिलीट भी कर सकता हूं। यहां पे सिलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूं, और चाहूं तो एक ही मूविंग एवरेज को भी मैं चेंज करके 10 से 20 कर सकता हूं, 20 से 30 कर सकता हूं। बट मूविंग एवरेज का दोस्तों मतलब होता है मूव करती हुई एवरेज। ये देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज जो मैंने रेड कलर की जो लाइन है, ये प्राइस के साथ साथ काम कर रही है। तो
तो मूविंग एवरेज को हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बोलते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज पे कई लोग ट्रेड भी बनाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया क्या है, मूव करती हुई एवरेज, जितने दिन का पैरामीटर्स आप रखेंगे उतने दिन की क्लोजिंग की वो क्या ले लेता है दोस्तों, एवरेज लेके आपके सामने रख देता है। अब यहां पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो रेड की जगह आप येलो रख सकते हो, तो ये येलो कलर हो जाएगा। आप चाहो तो कोई कलर देना चाहो तो आप बाकी का कोई भी कलर आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं। यहां पे देखते हैं दोस्तों, यहां पे चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पे सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ये यहां से चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया मूविंग एवरेज क्या होती है, इसके पैरामीटर आप कैसे सेट कर सकते हैं, कलर भी अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहां से आप कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्लोजिंग की एवरेज होती है, तो ये क्लोजिंग की एवरेज है। यहां तक दोस्तों आपको पता चल गया मूविंग एवरेज क्या होती है। अब चलो दोस्तों बात करते हैं कि मूविंग एवरेज पे ट्रेड किस तरीके से बनते हैं, यहां पे हम बात करेंगे। तो ट्रेड बनाने के लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों, ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे ये प्राइस है, ये प्राइस चल रहा है इस तरीके से, ये क्या चल रहा है, प्राइस चल रहा है। प्राइस के साथ साथ आपने क्या करा, मूविंग एवरेज प्लॉट कर दी। ये क्या कर रहा है, प्राइस के साथ साथ काम कर रहा है। अब पहले के टाइम पे होता क्या था, जब मूविंग एवरेज लोगों ने सीखी थी, कहीं पहले जब हमने बहुत 10 साल पहले जब क्लासेस ली थी, या आज भी कई लोग इस तरीके से काम करते हैं इस पे, जो बेसिक तरीका है वो होता क्या है कि जब भी प्राइस, ये जो है ये प्राइस है और ये क्या है, ये मूविंग एवरेज है। अब जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करता था तो लोग अपनी पोजीशन बेसिकली बाय करते थे। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे ब्रेक करता था तो लोग सेल करते थे। यहां बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं, यहां बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं। यानी कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है आप बाइंग कर रहे हैं दोस्तों, और जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है तो आप सेल कर रहे हैं दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इंडिकेटर पे जब भी आप ट्रेड करते हैं, इंडिविजुअली कोई भी ट्रेड बनाते हैं इंडिकेटर की हेल्प से, तो दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें कोई टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे थे, चार्ट पैटर्न सीखे थे, उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट होते थे, बट दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं होता है दोस्तों। तो हम अभी जो बात करेंगे, अभी बात करेंगे कि एक्चुअल में मूविंग एवरेज के हेल्प से किस तरीके से ट्रेड होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइस ने मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा, बाय करो। प्राइस ने मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करा, क्रॉस ओवर करा, तो आप बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल कर रहे हैं। मगर दोस्तों क्या वाकई में ये स्ट्रेटेजी इतनी कामयाब है कि आप इसमें ट्रेड करके अपना मुनाफा कमा सके? पहले मैं आपको अब से इस तरीके की बात करूंगा, क्या ये वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि ये आपको अच्छी एक्यूरेसी बना के देगा। सबसे पहले मैं समझेंगे कि एक्चुअल में ट्रेड किस तरीके से होता है। ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये है मूविंग एवरेज, ये देखिए ये मूविंग एवरेज है, और ये क्या प्राइस है। ये प्राइस जैसे इसको ब्रेक करेगा बुलिश कैंडल के साथ और अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, तो बेसिकली यहां पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आया एक बेरिश कैंडल के साथ और अगली कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा तो आप सेल करते हैं। जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया, इसने यहां पे क्या करा, बुलिश कैंडल बनाई, अगली कैंडल ने हाई ब्रेक करा तो आप बाय करते हैं। जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया या बेरिश कैंडल बनी, अगली कैंडल ने लो ब्रेक करा तो आप सेल करते हैं। बाय सेल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक कैंडल ने पेनी ट्रेड करा, अगली कैंडल ने हाई ब्रेक करा, बाय कर लो। ऊपर से नीचे की तरफ मूविंग एवरेज आई, उसने बेरिश कैंडल बनाई, बेरिश कैंडल के बाद अगली कैंडल ने लो ब्रेक करा तो आपने सेल कर दिया, और आप बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल इस तरीके से करते जा रहे हो दोस्तों। अब ये तो एक बेसिक तरीका है। देखो इंडिकेटर सिखाने में मैं आपको 5 मिनट भी सिखा सकता हूं और इसे समझने में 2 घंटे भी कम पड़ जाए दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि इंडिकेटर दोस्तों अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिए और कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझ लिया, चार्ट पैटर्न समझ लिए, तीनों को मिक्स कर देना दोस्तों, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा दोस्तों इसमें। तो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर नहीं है जिस तरीके से लोग काम करते हैं, जिस तरीके से वो एनालिस्ट काम करते हैं। मैं आपको एक एडवांस तरीका समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया, मूविंग एवरेज क्या होती है, क्लोजिंग की एवरेज होती है। जो भी आप पैरामीटर्स रखते हैं, आप तो 20 डेज रखते हैं तो 20 डेज की क्लोजिंग की एवरेज दिखाएगा,
30 डेज रखते हैं तो 30 डेज की मूविंग एवरेज दिखाएगा, 200 डेज कर देते तो 200 डेज की मूविंग एवरेज की क्लोजिंग की एवरेज वो दिखाता है। बाय सेल कैसे करते हैं? प्राइस ने जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करा मूविंग एवरेज को आप बाय करते हैं, पेनिट्रेट कैंडल, अगली कैंडल ने हाई ब्रेक करा, बाय करते हैं। अब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया और उसने मूविंग एवरेज को बेरिश कैंडल के साथ काटा, अगली कैंडल ने लो ब्रेक करा, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, तो आप सेल कर सकते हैं। यहां पे आप बाय करेंगे, यहां पे आप सेल करेंगे। ये तो बेसिक तरीका है, ये तो बेसिक तरीका जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैं आपको इसका एडवांस तरीका दिखाता हूं, क्या वाकई में मूविंग एवरेज काम करती है या नहीं करती है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके जाता हूं। अब मैंने एक रैंडमली कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। अब देखो दोस्तों, पढ़ाने में मैं आपको इस तरीके से भी पढ़ा सकता हूं कि ये देखो ये मूविंग एवरेज है, रेड कलर की है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस ने मूविंग एवरेज को ब्रेक करा आप बाय करो, प्राइस ने मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करा आप सेल करो, प्राइस ने नीचे से ऊपर की तरफ बाय करा तो आप बाय कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ सेल करा तो आप सेल कर रहे हो। यहां से आप बाय कर रहे हो, प्राइस ऊपर गया, और यहां से आप सेलिंग कर रहे हो तो प्राइस नीचे गया। ये तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने जो भी ट्रेड लिया मुझे हर ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। यहां पे मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है दोस्तों? ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, मगर दोस्तों ये बात आप ठीक से समझ लो, जहां पे मार्केट कंसोलिडेट हो गई वहां पे ये आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देके जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको दिखा देता हूं आपके चार्ट पे। ये तो एक अच्छा पीरियड था जहां से मार्केट वन साइडेड तेज हुआ तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिल गया। अब मैं आपको इसकी एक बैक टेस्टिंग करा देता हूं, और मैं जो बैक टेस्टिंग कराऊंगा मैं स्टार्टिंग से कराऊंगा। एक चार्ट मैंने उठा लिया यहां पे और यहां से मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग करा देता हूं। चलो मैं यहां से ले लेता हूं। यहां से देखो दोस्तों, अब ये जो प्राइस है, इस प्राइस ने, ये देखो बीरिश कैंडल है ना, बीरिश कैंडल ने लो जब ब्रेक करा तो यहां पे आप अपनी पोजीशन सेल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं होता है। आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो सही मूविंग एवरेज के भरोसे कर रहे हैं। एक रेखा आपको बता रही है, एक लाइन आपको बता रही है कि कब आप सेल करेंगे और कब आप बाय करेंगे। और ये जो लाइन है वो कैलकुलेटेड है, ये कैलकुलेशन से बनी होती है। मगर दोस्तों बता देता हूं, मार्केट में कोई कैलकुलेशन काम नहीं करती है, मार्केट में कोई दो चार नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा तो आपने एग्जांपल के तौर पे 203 रुपए पे अपना पोजीशन शॉर्ट में बनाया, ठीक है। और प्राइस नीचे गया और प्राइस ने इसको यहां पे जाके ब्रेक करा, ये तो यहां पे आपने जो बाय करा वो 160 पे बाय करा, यानी कि आपने 40 रुपए एक स्टॉक में कमाया जिसकी कीमत 200 रुपए के आसपास थी। ये आपने मूविंग एवरेज से कमाया। ये तो एक अच्छा फेज था जो मार्केट वन साइडेड गिरा था। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग कराता हूं जब मार्केट कंसोलिडेट हुआ, क्योंकि दोस्तों मार्केट कंसोलिडेट कितने दिन के लिए भी हो सकता है। अब आपने यहां पे ऊपर बाय करा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने 160 पे बाय करा और यहां पे सेल करा, फिर ऊपर बाय करा, फिर नीचे सेल करा, ऊपर बाय करा आपने 166 पे, सेल करा दोस्तों आपने 159 पे, फिर आपने 159 पे सेल करा, फिर आपने बाय करा दोस्तों 158 पे, फिर 158 पे बाय करा, सेल करा आपने 156 पे, फिर आपने दोस्तों बाय करा 162 पे और आपने सेल करा दोस्तों 150 पे। तो दोस्तों कहने का मतलब है इस कंसोलिडेशन फेज में आपको यहां पे नुकसान देखने को मिला। अब हम थोड़ा सा और यहां पे देखते हैं, ये भी फेज देखिए, ये भी पूरा कंसोलिडेशन फेज है। तो यहां पे भी आप ऊपर बाय करेंगे, नीचे सेल करेंगे, नीचे सेल करेंगे, ऊपर बाय करेंगे, तो यहां पे भी आपके एक तो नंबर ऑफ ट्रेड्स काफी बढ़ जाते हैं और दूसरा दोस्तों आपको यहां पे नुकसान भी मिलता है। क्योंकि दोस्तों इंडिकेटर कंसोलिडेशन फेज में काम नहीं करते हैं। कंसोलिडेशन फेज में अगर आप मूविंग एवरेज की हेल्प से बाय या सेल करेंगे, चाहे मूविंग एवरेज कितने दिन की भी रख लीजिए, चाहे 10 दिन की रख लीजिए, क्या 20 दिन की रख लीजिए, क्या 30 दिन की रख लीजिए, क्या 50 डेज की रख लीजिए या 200 डेज की रख लीजिए, आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं और प्राइस मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस अपने अकॉर्डिंगली काम करता है, वो किसी मूविंग एवरेज का मोहताज नहीं है कि एक लाइन उसे बताएगी कि प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा। तो कई लोग मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए
तो हम बाय कर रहे हैं, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो हम यहाँ पे सेल कर दे, क्योंकि वो जो मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करते हैं, जो ट्रेडर मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करते हैं, वो सिर्फ वन साइडेड मूवमेंट के हिसाब से रहते हैं। कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए आपने 10 ट्रेड्स बनाए, 10 से 12 ट्रेड बनाए, और आप चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा ट्रेड मिल जाए जहां पे मार्केट वन साइडेड हो जाए, वन साइडेड बढ़ जाए या वन साइडेड गिर जाए, क्योंकि मार्केट वन साइडेड होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वन साइडेड नहीं होगा, अगर मार्केट कंसोलिडेट हो गया तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा ना ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये देखिए दोस्तों, ये ना कंसोलिडेशन फेज है, बट ये डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन है। मार्केट वन साइडेड किस तरीके से कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि मार्केट बिल्कुल जिगजैग ऊपर जाएगा, नहीं, उसमें भी आपको नुकसान होगा। मार्केट अगर वन साइडेड यानी कि शार्पली तेजी से ऊपर गया, स्लाइटली ऊपर गया, स्लाइटली तेजी से नीचे आया, वहां पे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये कंसोलिडेशन है ना, इसमें भी नुकसान होगा। कैसे, फिर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इसने ब्रेक करा मूविंग एवरेज को, आपने बाय करा, नीचे आया सेल करा, आपने ऊपर बाय करा, नीचे सेल करा, क्या हुआ, नुकसान। फिर आपने ऊपर बाय करा, नीचे सेल करा, नुकसान। फिर आपने नीचे सेल करा, ऊपर बाय करा, फिर नुकसान। फिर नीचे सेल करा, नुकसान, ऊपर बाय करा, फिर नुकसान। तो यहां पे कहने का मतलब है इस डाउन ट्रेंड में भी आपको नुकसान हुआ। बट यहां पे देखो मार्केट वन साइडेड हो गया तो आपको प्रॉफिट आया, और मार्केट यहां से नीचे आया तो यहां पे भी आपको प्रॉफिट आया। बट दोस्तों फिर से रियलिटी पे आता हूं इसको मैं, ये मार्केट वन साइडेड क्यों हुआ है, क्योंकि नीचे कौन सा पैटर्न बना है, यहां पे देखिए दोस्तों डबल बॉटम, यहां पे डबल बॉटम पैटर्न मिला है, और साथ में ये हैमर मिला है। यानी कि जो मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आई थी वो डबल बॉटम और हैमर की वजह से आई थी। किसी लाइन ने आपको नहीं बताया था कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, और ये प्राइस गिरा क्यों था, क्योंकि यहां पे क्या बना था, शूटिंग स्टार से प्राइस नीचे आया था। तो दोस्तों समझना पड़ेगा कि ये लाइनें वाइनें हैं, ये नहीं बताएंगे आपको कि प्राइस कहां जाएगा। एक्चुअल में काम क्या करता है, वही डबल बॉटम और वही हैमर, वही शूटिंग स्टार पैटर्न। तो यहां पे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। बट जहां मार्केट कंसोलिडेट हो गई है, देखो पूरा एरिया कंसोलिडेशन का है, नुकसान होगा आपको, ठीक है। ये पूरा मार्केट कंसोलिडेशन का है, यहां पे भी नुकसान होगा। ये पूरा मार्केट कंसोलिडेशन का है, सब में आपको नुकसान होगा दोस्तों। 20 में से एक ट्रेड या 10 में से एक ट्रेड आपको मिल जाएगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, बट बाकी के 10 ट्रेड आपके सबका सब ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। 2010 के आसपास मैंने कंपनी में जॉब करता था, मैं पहले में एक कंपनी में काम किया था मैंने। तो वहां पे उस कंपनी में जो ऑनर थे वो मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड लेते थे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वो क्या करते, बैंक निफ्टी में काम करते थे। 5 मिनट का उन्होंने चार्ट लगाया और 10 डेज की मूविंग एवरेज लगाई, और वो उन्होंने बेसिकली उनका काम किया था, जब भी मार्केट क्रॉस करता, कि जब भी मूविंग एवरेज प्राइस को ब्रेक करती या प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करता, क्रॉस ओवर पे वो बाय करते और सेल करते। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिग्नल लगा लिया। उसका एक सिग्नल होता है ना, कहीं हमने सुना होगा कि बाय का सिग्नल मिल जाता है, एक एरो मिल जाता है बाय का, उसमें बाय लिखा आता है, सेल का एरो मिल जाता है, उसमें सेल आ जाता है। वो उन्होंने एल्गोरिदम लगा दिया था, उसको क्वांटिफाई करा लिया था उस स्ट्रेटेजी को डेवलपर से। अब हुआ क्या कि मतलब 15 दिन तो उनको प्रॉफिट आया क्योंकि मार्केट वन साइडेड थी। बट दोस्तों 1 महीने बाद अगर देखा गया, मतलब 1 महीने तक उनके जो भी ट्रेड गए वो 90% लॉस में थे, और उनका सारा फंड खत्म हो गया था। क्यों, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो गई। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। चाहे आप बैंक निफ्टी में काम करो, चाहे निफ्टी में काम करो, आप स्टॉक में काम करो, चाहे कमोडिटी में स्ट्रेटेजी लगाओ, आपको नुकसान हो जाएगा। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, अगर मार्केट कंसोलिडेट हो गई नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर मार्केट वन साइडेड होगी तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने 2-3 महीने काम किया उनके साथ, वो देखा कि लास्ट में उनका सारा फंड खत्म हो गया था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के हिसाब से बाय सेल बना रहे थे, और उसकी वजह से उनको लॉस हुआ। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ रियलिटी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से बाय सेल करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लाइन की इतनी मतलब अगर मैं ये वाला वर्ड यूज करूं कि अगर एक लाइन की इतनी औकात नहीं है जो वो ये बताएगी कि प्राइस कहां जाएगा। क्योंकि प्राइस के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, डिमांड सप्लाई और साथ साथ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी और डिमांड सप्लाई को हमें समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। कोई लाइन आपको नहीं बताएगी कि प्राइस कहां जाएगा, क्योंकि एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेटेड तरीके से बनाई हुई है, और कैलकुलेशन मार्केट में काम नहीं करती। पहले आपको यह समझना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें स्टॉप लॉस नहीं होते, टारगेट नहीं होते। आप सिर्फ और सिर्फ बाय कर रहे हो, मार्केट वन साइडेड हो गई तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं हुई तो लॉस हो जाएगा।
तो मगर कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के वक्त ये पढ़ा देते हैं, कई लोग ये बताते हैं कि भैया मूविंग एवरेज पे काम करो, बहुत अच्छा पैसा आता है, और वो आपको सिर्फ वो एरिया बताते हैं जिसमें प्रॉफिट हुआ। एग्जांपल के तौर पे ये एरिया है जिसमें प्रॉफिट हुआ है, तो वो सिर्फ आपको ये एरिया बताएंगे, बट आपको ये एरिया नहीं बताएंगे जहां पे आपको नुकसान हुआ है। तो क्यों? क्योंकि ना हमेशा मार्केट में अच्छा बताया जाता है। आप कहीं पे भी क्लासेस लो, आप कहीं भी क्लासेस लो, कहीं सेमिनार्स लो, इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, तो कोई भी ना नेगेटिव नहीं बताता, क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने टेक्निकल एनालिसिस में वो नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाए। वो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा, आपको लगेगा ये बहुत अच्छा काम करता है, बट रियलिटी में जब आप ट्रेड करोगे तो देखोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, नुकसान है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूविंग एवरेज पे अगर आप काम करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि जहां मार्केट कंसोलिडेट हो गया, नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। वन साइडेड में थोड़ा मोटा प्रॉफिट आ जाएगा, बट वन साइडेड मार्केट होता कितना है दोस्तों, मार्केट में मुश्किल से 10% होगा, तो इसका मतलब ये है कि 90% में तो आपको नुकसान ही हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए कि मूविंग एवरेज जो दिखती है वो है नहीं, क्योंकि किसी की लाइन में साइकोलॉजी नहीं होती, एक्चुअल में प्राइस में साइकोलॉजी होती है। तो प्राइस को समझ रहा है तो दोस्तों क्या समझना पड़ेगा, कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक पे ज्यादा फोकस करिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, उसकी वजह से प्राइस नीचे आया था, ना कि किसी लाइन की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट इंडिकेटर कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 3 तरीके से वो इंडिकेटर कराऊंगा। एक तो बेसिक तरीका होता है जो लोग कर रहे हैं, जो ट्रेडर यूज कर रहे हैं, जो एनालिस्ट यूज कर रहे हैं, और दूसरा मैं अपने तरीके से बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जेंस क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट की राइडिंग कैसे होती है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो नेक्स्ट इंडिकेटर मैं कराऊंगा उससे पहले कैंडलस्टिक आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैंडलस्टिक में पकड़ नहीं है तो अभी बंद कर दीजिएगा, पहले उस पर पकड़ बनाइए, फिर आप आगे की वीडियो देखिएगा। और इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि डबल टॉप और डबल बॉटम की ठीक से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर आप इस इंडिकेटर का, नेक्स्ट इंडिकेटर का यूज करिएगा। और अगर कोई डाउट है तो लिखते रहिए साथ साथ, और मेरे से पूछते रहिए व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आके लेकर आऊँगा। एक मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ऐड करूंगा। उस ऐड करने के बाद जब भी कोई पैटर्न बनेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आपके ट्रेड भी अच्छे होंगे और आपको टेक्निकल भी सीखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों मैं अब आपको अगला इंडिकेटर करा देता हूं।